क्योंकि बहू झूठ नहीं बोलती। सुधा और राकेश के 3 बेटे थे। शादी के बाद तीनों माँ बाप से दूर रहते और सिर्फ त्योहारों में आते। माँ जी, पिताजी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यही आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी। हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था। हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सुनील? अरे नहीं नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो आपके सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे, तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। और मुझे ना आपका मंगलसूत्र कितना लंबा, सुंदर और भारी भी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता ना करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को शक्कर तो दे दो। अरे मजली दीदी, आप दे दीजिए ना, मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। और तुम, मैं कौन सा यहाँ रोज शक्कर फाँकने के लिए आती हूँ, मुझे भी नहीं है पता। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं। आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिंत है। और जीती रहे बहू, अब तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुधा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। वो उससे अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं का भी वो समझती थी कि शायद छोटी है, वक्त आने पर संभल जाएंगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले है, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादरें ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सुधा राकेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी। तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो हैं, कितना सामान लगेगा, फिर उन लोगों की नई गृहस्थी, इतना मत सोचा करे। समय बीतता है। ऐसे ही हर साल त्योहारों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहू आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक कर कर ले जाती। लेकिन कुछ ही सालों में सुधा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? हम लोगों के साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बहू, इस घर में सुधा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ उसका पर्सनल कीमती सामान था जो ये है, ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी। हाँ हाँ, पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था। उठा लो सरिता माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू फट से घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, ये मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना? वो सभी की ओर इशारा करती है। तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मंजली फटाक से हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा? पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी, हमेशा उनसे बात किया करती। जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज दी होगी दीदी को। और देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा। लेकिन बड़ी बहू, बताओ तो, सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए? अभी तो हम लोग यही हैं पापा जी, जब जाने लगेंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी 2 बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई हैं। दीदी, ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी भाभी को देकर गई हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी, न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी। पता नहीं क्या देकर गई है उसे। और ससुर जी, आपको क्या पता, चालाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिए हो, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान पूरा तो आपने सासू माँ के नाम ही कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय हो जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी,
बताया नहीं, माँ ने तुम्हें क्या दिया? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। चलिए पिताजी। बेटा, मेरे पास तो कोई पेंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास संस्कार है पिताजी, जो मेरे बच्चे आपसे लेंगे, तो आपको ले जाने पर स्वार्थ ही है मेरा। चलिए ना पापा। सभी के सामने पिताजी बड़ी बहू और बेटी के साथ उनके घर चले जाते हैं। केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले। पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों के मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे।
एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोना रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोहड़ा का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था।